हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान को जो है हम पूरा देखेंगे। इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट जो है हम बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन जो है हरियाणा एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर बेस्ड है ये, ओके। और साथ साथ जो है इंग्लिश में भी जो है इन्हें डिफाइन किया गया है कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खास, सिर्फ एक्सप्लेन हिंदी में है। बाकी जो इंपॉर्टेंट जो डिफिकल्ट वर्ड हैं वो जो है इंग्लिश में साथ साथ लिखे गए हैं, ओके। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मानव शरीर के तंत्र की, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जो होता है उसके बारे में, ओके। उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले आहार नाल मीन्स एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मुंह की, माउथ की। तो देखिए माउथ में जो है 3 तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां मीन्स स्लेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लेवरी ग्लैंड्स। तो 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे लार निकलती है। लार क्या करती है? भोजन को चिकनाहट प्रदान करती है, ओके। लार में जो है टाइलिन और अमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट भाग का पाचन करते हैं। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट भाग का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? टाइलिन और अमाइलेज द्वारा। और जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। और इसके अलावा पता होना चाहिए कि मनुष्य की जो लार होती है, लार मीन्स सलाइवा, उसमें जो है 99% क्या होता है? जल होता है और 1% जो होता है वो एंजाइम होता है। और लार में जो है 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम, ओके। टाइलिन कह लीजिए या अमाइलेज कह लीजिए, टाइलिन और लाइसोजाइम जो पाए जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं और 2 जो है एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम टीथ के बारे में। तो देखिए मुंह में जो है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हमारे माउथ में जो है 4 तरीके के दांत होते हैं, टीथ होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है इंसिजर यानी कि कृतनक, कैनाइन जिसे रदनक कहते हैं, प्रीमोलर अग्र चयवर्णक और मोलर चयवर्णक कहा जाता है। देखिए जो कृतंक वाले जो होते हैं दांत, इंसिजर कहते हैं जिसे, वो आते हैं काटने व कुतरने का काम करते हैं, ओके। क्या करते हैं वो? काटने और कुतरने का काम करते हैं, ओके। तो ये हो गया। फिर है कैनाइन। कैनाइन जो है ये चीर फाड़ के लिए जो है काम आता है, विशेषकर मांस यहाँ भी दिया भी गया है। प्रीमोलर जिसे हम अग्र चयवर्णक भी कहते हैं, और मोलर ये करते हैं भोजन को पीसने का कार्य। तो याद रखिए मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ओके। फिर देखते हैं दंत सूत्र कि डेंटल फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिए इसमें पहले जो बच्चों में के बारे में बताया गया, जो मतलब 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें जो इंसीजर यानी कि जो कृतंक जो दांत होते हैं वो 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। इसी तरीके से कैनाइन जो है 1-1 का जोड़ा होता है। और प्रीमोलर नहीं होता है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता प्रीमोलर। और मोलर भी जो है ये 2-2 होते हैं। तो टोटल जो है कितने दांत हो गए? 20 हो गए। आप काउंट भी कर सकते हैं, मतलब इंटू 2 कर देना है। फिर इसे 2 और 1 3, 3 2 5, ठीक है। और 2 7, 8 और 2 10, 10 गुना 2 इक्वल टू 20, ठीक है। फिर बात करते हैं किशोर की। 13 से 19 वर्ष के बच्चे की अगर बात करें तो देखिए जो इंसिजर होता है, कृतंक होता है, वो कितने कितने का पेयर होता है? 2-2 का, ओके। और कैनाइन का 1-1, प्रीमोलर का 2-2 और मोलर का भी 2-2। तो इन्हें जब ऐड करेंगे 2 3 2 5 2 7 2 9 10 2 12 और 2 14, 14 दूनी 28 हो जाएंगे, ओके। वयस्क जो 19 से ऊपर के होते हैं उसमें इंसिजर जो है 2/2, सी जो है कैनाइन जिसे हिंदी में बोला जाता है रदनक 1-1, और पीएम होते हैं 2-2 प्रीमोलर, और मोलर होते हैं 3-3। तो ये आप ऐड कर सकते हैं 2 3 2 5 और 3 8, ठीक है। 8 और 3 11, 12 13 14, 2 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो 32 दांत होते हैं वयस्क में। तो पता चल गया। पहले जो अवस्था होती है शैशवावस्था, बच्चों में 20 दांत होते हैं, किशोरावस्था में 28 दांत होते हैं, और वयस्क में जो 19 साल से जो बड़े होते हैं उनमें 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो सूत्र जो बना है यहाँ पे क्या बना? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा 3 2 5 6 और 2 8, नीचे भी 3 2 5 6 और 2 8, और गुना कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा, दोनों की करनी है तो 8 दूनी 16, 16 16 16 32 दांत जो है ये आ गए यहाँ से, ठीक है।
आगे देखिए, बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, दूध के दांत या प्राथमिक दांत कहते हैं या अस्थायी दांत कहा जाता है। ठीक है, ये तो सबको पता है, जो बच्चों में दांत होते हैं उन्हें दूध के दांत बोला जाते हैं। ओके, तो वो स्थायी नहीं होते हैं, एक टाइम के बाद वो टूटते हैं, उसके बाद जो है जो नए दांत आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। वयस्क में 32 टीथ पाए जाते हैं जिन्हें द्वितीयक दांत या स्थायी दांत कहा जाता है। ओके, वयस्क मनुष्य में जो है 8 इंसिजर, 4 किनाइन, 8 प्रीमोलर और 12 जो है मोलर टीथ पाए जाते हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं ना, इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। 2 और 2 4, तो ये 4 दूनी 8 हो गए इंसिजर, 2 ये था तो 2 दूनी 4, 4 हो गए किनाइन, 2 और 2 4, 4 दूनी 8 हो गए मोलर, और 3 और 3 6, 12 हो गए, सॉरी मोलर। ठीक है, प्रीमोलर जो थे 8 और मोलर हो गए 12, तो ये टोटल कितने बने, 32 हो गए। ओके, देखिए मनुष्य की लाइफ में टीथ जो है 2 बार आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, द्विबारदंती, डाइफोडोंट भी कहते हैं। मनुष्य के टीथ जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हेट्रोडोंट भी कहलाती है, यानी कि विषम दंती भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य के टीथ जबड़े की हड्डी के गर्त में लगे होते हैं। जो मनुष्य के दांत होते हैं वो जबड़े की जो हड्डी होती है उसमें लगे होते हैं, इसलिए इन्हें थियोकोडोंट यानी कि गर्त दंती भी कहे जाते हैं। ओके, आगे देखिए, सब शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, ये पूछा जाता है। तो दांतों का इनेमल जो है वो सबका सबसे कठोर पदार्थ है। इसके अलावा हाथी दांत भी आपने सुना होगा। हाथी दांत कौन सा होता है, ऊपरी कृतंक वाला, जो अपर इंसाइजर दांत होते हैं उन्हें हाथी दांत कहा जाता है। शाकाहारियों में केनाइन यानी कि रदनक टीथ अनुपस्थित रहता है। केनाइन नहीं पाया जाता है, शाकाहारियों में अनुपस्थित रहता है। इसके स्थान पर एक रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे दंतावकाश यानी कि डायस्टमा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे खरगोश, हाथी, हिरण आदि का दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों में प्रीमोलर टीथ पूर्णतः अब्सेंट होता है। तो ये हमने उसे फॉर्मूले में भी देखा था। तो वहां पे प्रीमोलर में जब हमने देखा 0 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें प्रीमोलर 0/0 होता है, मतलब पूर्णतः अब्सेंट होता है। ओके, किशोर की अगर बात करें तो 4 चयवर्णक मोलर टीथ होते हैं। ओके, एक मिनट, किशोर में 4 चयवर्णक यानी कि मोलर टीथ दांत जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, क्योंकि 28 होते हैं ना इसमें, और वयस्क के बाद 32 हो जाते हैं। तो उनमें जो है ये 4 दांत जो है अब्सेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, विजडम कहते हैं, अक्कल डाढ़ कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं ग्रसनी की, मीन्स फेरिंक्स की। ये क्या होता है, देखिए, ग्रास नाल व श्वास नाल के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है ग्रसनी। ठीक है, ग्रास नाल और श्वास नाल के संयुक्त क्षेत्र को ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी में काकलक अलिजीहा नामक रचना लटकी रहती है, जो भोजन करते समय, पानी पीते समय जो है आंतरिक नासा छिद्रों को बंद करने का कार्य करती है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम ग्रास नाल या ग्रसिका, ओसिफेगस। ग्रसिका आहार नाल का वह भाग है जिसमें भोजन का बिल्कुल भी पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कौन सा है वह भाग आहार नाल का जिसमें बिल्कुल भी भोजन का पाचन नहीं होता, तो ग्रसिका आहार नाल, ग्रसिका में, ग्रास नाल में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अमाशय की, स्टमक में पाचन किस तरीके से होता है। ओके, देखिए, अमाशय में उपस्थित पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम करता है। ओके, दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है अमाशय में, अमाशय में उपस्थित रेनिन एंजाइम जो है ये दूध को दही में बदलने का काम करता है। दूध जो होता है एक घुलनशील प्रोटीन होता है, और इसमें कौन सा एंजाइम होता है, कैसोनोजन। ठीक है, और रेनिन से जो है दूध जो है दही में बदल जाता है, और दही होता है अघुलनशील प्रोटीन, और इसमें पाया जाता है कैसिन। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों में रेनिन एंजाइम पाया जाता है, वयस्कों में रेनिन एंजाइम एब्सेंट रहता है। ये पता होना चाहिए, बच्चों में रेनिन एंजाइम होता है, लेकिन वयस्क जो होते हैं वो उनमें जो है ये एंजाइम एब्सेंट होता है। वयस्कों में रेनिन के स्थान पर किसका निर्माण होने लगता है, HCl का निर्माण होने लगता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का। ओके, HCl का निर्माण अमाशय में उपस्थित अम्लीय कोशिकाओं के द्वारा होता है। अमाशय में उपस्थित मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिकाएं इन निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती हैं। अमाशय के चारों ओर उपस्थित श्लेष्मा की झिल्ली म्यूकोस मेम्ब्रेन अमावस्या को स्वपाचन से रोकती है। ठीक है, अमाशय क्या होता है, स्टमक। ठीक है, स्टमक के बारे में बात हो रही है।
नेक्स्ट हम देखते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, भोजन के जो पाचन की क्रिया होती है वो पूर्ण होती है, ठीक है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो देखिए इसमें जो है 3 चीजें होती हैं, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत, ड्यूडेनम, जिजोनम और इलम, ठीक है। छोटी आंत के ग्रहणी यानी कि ड्यूडेनम वाले भाग में भोजन का पाचन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ओके, ग्रहणी जो होती है वो एक यू प्रकार की नलिका होती है जिसमें अग्नाशय ग्रंथि लगी होती है। फिर बात करते हैं अग्नाशय की, पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज, ओके, देखिए अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पैनक्रियाज से जो है क्या निकलता है, पैनक्रिएटिक जूस, अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय रस में देखिए पचाने वाले एंजाइम कौन से, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के एंजाइम कौन, मतलब कौन काम करता है इसको पचाने में, एमाइलेज एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद है वसा, वसा को जो है पचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन को पचाने का काम करता है प्रोटेज और कार्बोक्सी पेप्टाइज एंजाइम, और न्यूक्लियर कमल में न्यूक्लियेज, ठीक है। आगे देखिए, इसलिए अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस या कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पे देख लिया अग्नाशय रस में जो है हर एक उसका जो है पाचन हो रहा है अलग अलग एंजाइम के द्वारा, तो इसलिए क्या कहते हैं इसे, पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं अग्नाशय रस को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यकृत के बारे में, मीन्स लीवर के बारे में। यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका जो वजन होता है, वेट होता है, वो होता है लगभग 1.5 से 2 kg तक, ठीक है। ओके, साथ ही देखिए यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस मीन्स बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस का निर्माण जो है यकृत में होता है, लीवर में होता है। पित्तरस का संग्रह पित्राशय में होता है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्तरस, बाइल जूस का जो संग्रह होता है वो कहां पर होता है, गैल ब्लैडर, पित्राशय में होता है। पित्तरस मल पदार्थों को पीला रंग प्रदान करता है तथा वसा का पायसीकरण करता है। वसा का क्या करता है, पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। फैट जो होता है उसका इमल्सिफिकेशन करता है पित्तरस, ओके। आगे देखिए, पित्तरस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, जबकि अग्नाशय रस में सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये पता होना चाहिए कि जो बाइल जूस होता है उसमें कोई भी जो है एंजाइम नहीं होता है, और अग्नाशय रस तो हमने पढ़ा ही है। पैनक्रियाज में तो सभी तरह के जो है एंजाइम पाए जाते हैं, हर एक उसको पचाने के जो है काम करते हैं जो एंजाइम, ओके। तो बहुत सारे प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पित्तरस में जो है 2 वर्णक पाए जाते हैं, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डन। बिलीरुबिन होता है पीले रंग का और बिलीवर्डिन होता है हरा रंग, ठीक है। तो देखिए यकृत के खराब हो जाने से क्या होता है, मतलब लीवर जब खराब हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है, पीलिया या कामला रोग हो जाता है, जॉन्डिस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यकृत के खराब होने से कौन सा, पीलिया या जॉन्डिस। नेक्स्ट है बड़ी आंत, मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए छोटी व आंत व बड़ी आंत के मिलन स्तर पर एक अवशेषी अंग पाया जाता है जिसे कहते हैं कर्मी रूपी प्रीशोषिका, यानी कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलती हैं, उस जहां पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन मिलती है वहां उसे क्या कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है, कर्मी रूपी प्रीशोषिका, ओके। बड़ी आंत में जल व औषधि का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में ई कोली, ठीक है, इस पूरा नाम है स्टीरिकिया कोलाई नामक सहजीवी जीवाणु पाया जाता है, ओके। पचित भोजन जो होता है वो मलाशय में इकट्ठा होता रहता है तथा यानी कि रेक्टम में, और अंत में गुद्दा द्वारा विसर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। भोजन का पचित रूप देख लीजिए, मतलब कहाँ पे होता है, मुंह में बोलस, अमाशय में काइम और ग्रहणी में काइल में, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो बड़ी आंत से अधिक होती है, तो हमने पढ़ा ही था कि वो जो है मतलब छोटी आंत जो है वो बड़ी आंत से ज़्यादा लंबी होती है, ओके। अगर मोटाई की बात करें तो बड़ी आंत की जो मोटाई होती है वो छोटी आंत से ज़्यादा होती है। आगे देखिए, शाकाहारियों के आहार नाल मांसाहारियों की तुलना में अधिक लंबी होती है। जो शाकाहारी होते हैं उनकी जो आहार नाल होती है वो मांसाहारी की तुलना में ज्यादा लंबी होती है। क्यों होती है? क्योंकि शाकाहारी भोजन में क्या रहता है, सेल्यूलोज उपस्थित रहता है, जिसके पाचन के लिए अधिक लंबे आहार नाल की आवश्यकता होती है।
ठीक है। शाकाहारी भोजन में क्या होता है, सेलुलोज होता है, इसी के कारण आहार नाल जो है शाकाहारियों की लंबी होती है। सेलुलोज दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। यह पादपों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ठीक है, तो दुनिया में सबसे अधिक पदार्थ पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, सेलुलोज, और यह पाया जाता है पादपों की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल में पाया जाता है सेलुलोज। खरगोश सेलुलोज का पाचन न होने के कारण अपने ही मल पदार्थ को वापस खा जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वमल भोगिता यानी कि ऑप्टोफेगी कहते हैं। ठीक है, स्वमल भोगिता कहा जाता है। ओके, आगे देखिए, जीवित अवस्था में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 5 से 6 मीटर होती है। मृत्यु के पश्चात इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर हो जाती है। पचित भोजन में स्केटोल, इंडोल, क्रिसोल नामक रसायनों के बन जाने के कारण मल पदार्थ से बदबू आती है। आहार नाल को शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जैव रसायन प्रयोगशाला किसे कहते हैं, आहार नाल को। आगे आप यहाँ इसमें देख सकते हैं, अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये मुंह, टीथ हो गया। ठीक है, पीछे वो जो काकलक और फिरेंक्स ग्रिसनी दिखाई गई है। फिर ग्रास नालिका ये रही, ओसिफेगस। यहाँ पे ये अमाशय स्टमक दिखाया गया है, पित्ताशय, गैल ब्लैडर, यकृत, लीवर। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ ये पेनक्रियाज, अग्नाशय सॉरी। और ये देखिए बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ पे मिलती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इस तरीके से यहाँ पे बड़ी आंत और छोटी आंत मिलती है। ये छोटी आंत है, इधर ये बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, और ये गुदाद्वार एनएस। ठीक है, मलाशय इधर रेक्टम में जो है इकट्ठा होता है और फिर बाद में जो है गुदाद्वार के द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, ओके, चलिए आगे देखिए। आगे बात करते हैं ब्लड की, रक्त की। रक्त क्या है, ब्लड क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, मीन्स तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, तो देखिए रक्त का पीएच मान भी पता होना चाहिए। तो रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, 7 से आगे जो पीएच होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो रक्त जो होता है वो कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। ओके, एक यूनिट में 350 ml रक्त होता है। रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, रक्त का निर्माण होता है अस्थियों में, बोन्स में। ओके, और वयस्क मनुष्य में पूछा जाता है कि औसतन कितना रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और महिलाओं में जो है पुरुषों की तुलना में रक्त जो होता है वो कम होता है, कितना, ½ लीटर के आसपास जो है कम होता है। ओके, तो पता चल गया रक्त का निर्माण अस्थियों में होता है। बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थियों, प्लीहा तथा यकृत में होता है। ठीक है, बच्चों में कहाँ पर होता है, अस्थि यानी कि बोन में, प्लीहा स्प्रीन, यकृत लीवर में। ठीक है, यहाँ पे बच्चों में रक्त का निर्माण होता है। रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये। तो रक्त का शुद्धिकरण होता है वृक्क में, किडनी में जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का ऑक्सीजनेशन यानी कि ऑक्सीजनीकरण जो है ये फेफड़ों, लंग्स में होता है। ठीक है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ग्रेवयार्ड। आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है स्प्लीन को, प्लीहा को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं। रक्त में हेपरिन नामक एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। रक्त में जो है एक हेपरिन नामक प्रतिस्कंद भी पाया जाता है। क्या करता है, जो रक्त को जमने से रोकता है। तो रक्त को जमने से कौन रोकता है, हेपरिन रोकता है। ठीक है, हेपरिन का निर्माण कहाँ पर होता है, इसका निर्माण भी लीवर में होता है। रक्त बैंकों में रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है। ठीक है, शरीर का जो है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ये भी स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को। आगे देखिए, रक्त में जो है 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पेसल्स यानी कि रक्त कणिकाएं या फिर रुधिराणु कह लीजिए। ठीक है, तो ये 2 पदार्थ पाए जाते हैं। अब इन्हें देखते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा जो है ये रक्त का लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, जो तरल भाग होता है वो होता है। ब्लड का जो है 60% भाग क्या होता है, 55 से 60% भाग जो है वो क्या होता है, प्लाज्मा ही होता है। ओके, और इसमें भी जो है 90% भाग जो है जल होता है, 7% प्रोटीन और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। और जो शेष पदार्थ होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे है एल्ब्यूमिन। ये क्या करता है, एल्ब्यूमिन जो है यह अंडे में यौग का निर्माण करती है, पीतक का निर्माण करता है एल्ब्यूमिन। फिर एक ग्लोबुलिन, यह जो है एंटीबॉडी प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, ग्लोबुलिन। और एक होता है फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त के थक्के का निर्माण करता है, फाइब्रोजन। ठीक है, प्लाज्मा में से अगर फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है।
ओके। जब प्लाज्मा में से जो है फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन होता है अगर उसे निकाल देते हैं तो जो शेष प्लाज्मा जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, सीरम कहा जाता है। तो यहाँ पे दिखा दिया प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, सीरम बच जाएगा। ओके। सेकंड है ब्लड कार्पेसल्स यानी कि रुधिराणु। यह जो है रक्त का सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है। शेष जो 40% भाग होता है वो कौन सा होता है, ये होता है रुधिराणु। ओके। इसे भी 3 भागों में बांटते हैं, एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड कॉर्पेसल्स या इसे क्या कहते हैं, इरिथ्रोकाइटस, ठीक है। आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं, इन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। और इसमें कुछ जो है केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इस चीज के अपवाद भी हैं। ऊंट और लामा नामक जो स्तनधारी होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में जो है, बोन मैरो अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। आरबीसी में 4 यूनिट के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल पाई जाती है। हीमोग्लोबिन रक्त को रेड कलर प्रदान करता है तथा ऑक्सीजन का पूरे शरीर में परिवहन करता है। तो इसे शरीर का श्वसन रंजक या वर्णक या रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। किसे कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, आरबीसी को कहा जाता है। ओके। निर्माण मैंने बता दिया बोन मैरो में होता है इसका। आगे देखिए, मैमल्स या स्तनियों की आरबीसी में जो है केंद्रक जो होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। बाकियों में केंद्रक होता है लेकिन ऊंट और जो स्तनधारी होते हैं उनमें आरबीसी केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं सॉरी, केंद्रक नहीं होता है, लेकिन अपवाद ये है कि जो स्तनधारी होते हैं नहीं सॉरी, कैमल और लामा में जो है ये पाया जाता है। ये भी स्तनधारी होते हैं लेकिन इनमें पाया जाता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 20 से 120 दिन। नंबर ऑफ आरबीसी देखिए, मेल में जो है 50 to 55 और फीमेल में 40 to 50 तक, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन मेल में 14 to 16 ग्राम, फीमेल में 12 to 14 ग्राम। तो मैंने बताया था कि कम होते हैं। ओके। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं मीन्स डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पेसल्स, ओके, या फिर इन्हें ल्यूकोसाइट कहा जाते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। रात में इनकी संख्या 10,000 पर सीसी होती है। इनका जीवन काल जो होता है ये 2 से 5 दिन का होता है और इनकी जो मृत्यु होती है ना श्वेत रक्त कणिकाओं की, वो ब्लड में ही हो जाती है, ठीक है। मुख्य कार्य क्या होता है इसका, मुख्य कार्य होता है इसका शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम का निर्माण कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड जो इसका पार्ट है वो होता है प्लेटलेट्स, जिसे कहा जाता है रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स, या फिर इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। रक्त में इनकी संख्या होती है 1 से 4 लाख पर सीसी और इनका जीवन काल भी कितना होता है, 4 से 5 दिन का होता है। और प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है, ये पूछा जा सकता है। तो इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में, मीन्स स्प्लीन में जो है इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। श्वेत रक्तकण की हमने पढ़ी कहाँ पर होती है, रक्त में ही हो जाती है। ओके, यह रक्त के थप्पे के निर्माण में कार्य करता है। जो ब्लड क्लॉटिंग के निर्माण में जो कार्य करता है वो कौन करता है, रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये भी पता होनी चाहिए कि शरीर में जो है ये प्लेटलेट्स की कमी किस के कारण होती है। डेंगू बुखार जो होता है, डेंगू ज्वर के कारण जो है शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ओके, आगे यही दिखाया गया है बॉडी का कि दायां अलिंद दिया गया है यहाँ पे, राइट एवरिकल और राइट एंट्रीविकल, दायां अलिंद और दायां निलय, और शरीर का ये बायां निलय और बायां अलिंद दिखाया गया, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एवेरिकल, ठीक है, कि ये किस तरीके से जो है कार्य करता है। देखिए यहाँ से अशुद्ध रक्त जो है आता है इधर दायां अलिंद में, इंफीरियर वेना कोवा सिरा द्वारा, और इधर से फिर यहाँ पे त्रिविलन कपाट यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। इसके बाद जो है पल्मोनरी धमनी क्या है, केवल मात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, ठीक है। कौन सी धमनी है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, पल्मोनरी धमनी, और जो शुद्ध रक्त का करती है वो है इधर बायां अलिंद के पास, ठीक है। और दायां निलय के पास जो है अशुद्ध धमनी और बायां अलिंद के पास शुद्ध रक्त का जो है वो
प्रिवेंट करती है कौन? शिरा। ठीक है, यहाँ पे धमनी करती है। ओके, आगे देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। एक चक्र में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ट्राइक्यूस्पिड एंड बाइक्यूस्पिड वॉल्व के बंद होने से प्रथम हर्ट साउंड उत्पन्न होती है, जिसे लब कहते हैं, LUBB। ओके, अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से द्वितीय हर्ट साउंड उत्पन्न होती है, जिसे डप कहा जाता है। एक लब और डप मिलकर क्या करती हैं? एक हृदय धड़कन का निर्माण करती हैं। एक धड़कन को बनने में 0.8 सेकंड का समय लगता है और 1 मिनट में हृदय जो होता है ये 72 बार धड़कता है। हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से सुना जाता है। ठीक है, एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त जो है पंप किया जाता है। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80 mmHg होता है। रक्तदाब का मापन किसके द्वारा करते हैं? तो स्फिग्नोमीटर नामक यंत्र द्वारा जो है रक्तदाब को मापा जाता है। रक्तदाब का मापन किस में किया जाता है? धमनियों में किया जाता है। दायां आलिंद में पेशी की बनी हुई एक घड़ी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे पेसमेकर और शिरा आलिंद घुंडी ऐसे नोड कहते हैं। पेसमेकर होता है हार्ट की धड़कनों को नियंत्रण करता है, इसलिए हृदय को पेरिजेनिक यानी कि मायोजेनिक कहते हैं। हार्ट में हिज के बंडल तथा पुरकिंजे के तंतु पाए जाते हैं। तो देखिए, कुल रक्त 1 kg SCml, 70 kg में 70 × 80 5600 ml, 5 से 6 लीटर। ओके, फिर ये हेमोग्लोबिन बता रखा है, मेल में 14-16 ग्राम, फीमेल में इतना, और यहाँ से जो है निकाला गया है। इसी तरीके से O2 निकाला गया 1.34 ml O2। एक धड़कन में दिखाया गया 70 ml रक्त पंप, और 72 धड़कन में 72 × 70 हो जाएगा, यानी कि 5040 ml जो है रक्त पंप हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? रक्त वर्ग जो होता है, मनुष्य के जो रक्त वर्ग होते हैं, इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में। ठीक है, इसके लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1930 में ब्लड ग्रुप की खोज करने के लिए। ओके, तो आगे देखिए कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। ए होता है, बी होता है, ओ होता है और AB होता है। ओके, आगे देखिए, कि कौन सा जो है किससे एक्सेप्ट कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए की बात की गई है, तो एक्सेप्ट किससे, मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो किससे जो है ब्लड ले सकते हैं? ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ से। और डोनेट किसे कर सकते हैं? ए और AB को जो है वो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं B और O का, और दे सकते हैं सिर्फ B और AB को। AB जो होता है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, मीन्स ये जो है सिर्फ ले सकता है, दे सिर्फ ये AB ब्लड ग्रुप वाले को ही दे सकता है, किसी और ब्लड ग्रुप को नहीं दे सकता। तो ये से कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, AB किस किस से ले सकता है? ए ब्लड ग्रुप, मतलब जिसका A ब्लड ग्रुप हो उससे भी ले सकता है, और B वाले से भी, AB से भी और O से भी, और AB वाले से को दे सकता है सिर्फ। ठीक है, O ब्लड ग्रुप वाला जो है सिर्फ O ब्लड ग्रुप नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है, नहीं ठीक है। देखिए, O ब्लड ग्रुप वाला जो होता है ये सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है O ग्रुप वाले को। डोनेट किसे कर सकता है, मतलब दे तो किसी को भी सकता है, जो भी ब्लड ग्रुप होगा O ब्लड ग्रुप वाला जो है सभी को दे सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये एंटीजन और प्लाज्मा वगैरह भी दिखाए गए हैं कि किसमें क्या होता है। एंटीजन जो होता है तो A में जो है एंटीजन पाया जाता है केवल A में, B में जो है B में भी जो है एंटीजन पाया जाता है, और प्लाज्मा जो है केवल B में पाया जाता है इसमें, और इसमें केवल A में। इसमें जो है दोनों में पाया जाता है एंटीजन, और प्लाज्मा नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। सेम O की अगर बात करें तो इसमें कोई भी नहीं होता है, A और B इसमें दोनों होते हैं प्लाज्मा में। ओके, फिर बात करते हैं RH फैक्टर की। RH कारक क्या है? तो RH कारक की खोज भी जो है कार्ल लैंडस्टीनर प्लस वीनर ने की थी। ओके, यह जो है रेसिस मैकेका मोंकी पर की गई थी। ठीक है, ये खोज जो थी किस पर की गई? मोंकी पर मोंकी पर की गई थी खोज। ओके, एंटीजन को क्या कहा जाता है? सरफेस ऑफ RBC।
एंटीजन ओके ठीक है, सरफेस ऑफ आरबी एंटीजन। यदि आरबीसी की सतह पर आरएच फैक्टर पाया जाता है तो ऐसा ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? आरएच प्लस कहलाएगा। जैसे आरबीसी है और यहाँ पे इसकी तरफ अगर आरएच 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 है तो इसे कहेंगे पॉजिटिव आरएच। अगर नहीं पाया जाता है ये आरएच फैक्टर तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव आर हो जाएगा, आरएच नेगेटिव हो जाएगा। गलत तरीके से रक्त के आदान प्रदान पर आरबीसी जो आपस में चिपक कर गुच्छे बना लेते हैं, जिससे रक्त का क्या कहते हैं? समूहन, एग्लूटिनेशन कहते हैं, जिससे क्या होती है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। यदि RH नेगेटिव स्त्री का विवाह RH पॉजिटिव पुरुष के साथ कर दिया जाए तो इनकी प्रथम संतान तो सामान्य होगी, लेकिन जो दूसरी संतान होगी उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। इस रोग को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटिलिस, यानी कि गर्भ रक्ताणु को रक्तता कहते हैं इस रोग को। ठीक है, आगे बस यही दिखाया गया है कि पॉसिबल चाइल्ड जो है किससे कौन सा बन सकता है। जैसे अगर मेल ए का है, फीमेल भी ए की है, तो पॉसिबल चाइल्ड जो हो सकते हैं वो ए और ओ हो सकते हैं। मतलब ज़्यादा चांसेस ए के ही होंगे, ओ के कम चांस होंगे। इम्पॉसिबल होगा बी और ए बी। ठीक है, अगर ए ब्लड ग्रुप मेल का है और बी का जो है मतलब फीमेल का बी ब्लड ग्रुप है, तो उसमें जो चांसेस है पॉसिबल चाइल्ड की 25-25% होते हैं। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अगर मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का ए बी है तो 50% चांस है कि ए हो और 25% चांस कि बी हो, और ए बी के भी 25% चांस होते हैं। ठीक है, ओ जो है वो इम्पॉसिबल होगा इसमें। अगर ए और ओ है तो ए के जो है 50% और ओ के भी 50% चांस होते हैं, और बी ए बी का कोई चांस नहीं होता है, इम्पॉसिबल चाइल्ड होता है इसमें। ठीक है, अगर बी बी हो तो या तो बी का हो सकता है और ओ के 25% चांस है, ए बी इम्पॉसिबल चाइल्ड है। बी ए बी है तो बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। ठीक है, ओ का फिर कोई चांस नहीं है। ठीक है, बी ओ है तो बी और ओ का ही चांस है, ए बी का कोई चांस नहीं है। ए बी है तो ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है, ओ का कोई चांस नहीं है। ओके, ए बी और ओ है तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, ए बी और ओ नहीं होगा। अगर ओ है तो सिर्फ ओ ही होगा। अगर मतलब दोनों ही मेल और फीमेल दोनों का ही ब्लड ग्रुप ओ है तो जो उनका बेबी होगा वो भी किस ब्लड ग्रुप से रिलेटेड होगा? ओ ब्लड ग्रुप से। ये 100% है, और ए बी इम्पॉसिबल चाइल्ड है यहाँ से। ठीक है, आगे देखिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। एक पुरुष जिसका रक्त समूह ए और जिसका विवाह ए बी रक्त समूह वाली स्त्री से हुआ, शादी के 2 वर्ष तक इनके कोई बच्चा नहीं हुआ, तब इन्होंने एक बच्चा गोद लिया तो इसका रक्त समूह होगा। ठीक है, तो डाटा इनसफिशिएंट है, क्योंकि जब उनका बच्चा उन्होंने तो गोद लिया है तो उन्हें कैसे पता कर सकते हैं कि उसका रक्त समूह क्या होगा? ठीक है, तो डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा। ओके, देखिए एक रक्त समूह वाले ए रक्त समूह वाले नर का विवाह ए बी रक्त समूह वाली मादा से हुआ। ठीक है, बच्चा न होने पर इन्होंने एक बच्चा गोद लिया। इसके 2 वर्ष बाद इनके जुड़वा बच्चे पैदा हुए। इन्होंने 3 बच्चों का रक्त परीक्षण करवाया तो ए बी व ओ रक्त समूह आए, तो गोद लिए हुए बच्चे का रक्त समूह बनेगा। तो देखिए अभी हमने पढ़ा जिसका भी ए होगा ए बी होगा, तो चांस जो पॉसिबिलिटी बनेगी चाइल्ड की वो क्या बनेगी? या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या फिर ए बी हो सकता है, लेकिन ओ की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे गोद लिया हुआ बच्चा कौन सा हो सकता है? ओ हो सकता है। ओ हो सकता नहीं, ओ ही होगा, क्योंकि ए और ए बी जो है पॉसिबिलिटीज हैं, ओ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल चाइल्ड में चला जाएगा, तो इसलिए आंसर ओ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं हार्मोन की और ग्लैंड्स ग्रंथियों के बारे में। हार्मोन नाम बैलिस व स्टर्लिंग ने दिया है। तो देखिए कौन कौन सी ग्रंथियां होती है। बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है एक्सोकेराइन, एक एंडोसेराइन होती है, मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड होती है। अंतस्त्रावी ग्रंथि, बहिस्त्रावी और मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, स्लेवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सारी क्या है? बहिस्त्रावी ग्रंथियां हैं। अंतस्त्रावी की बात करें तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल बॉडी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ओवरी ग्लैंड, टेस्टस ग्लैंड, ये सारी क्या हैं? ये हैं अंतस्त्रावी ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथि में आती है पेनक्रियाज। देखिए ये इजी है, मिश्रित का पेनक्रियाज। ओके, इसमें भी 3 ही याद करनी बहिस्त्रावी में, लीवर, स्लेवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। बाकी जो बच गई वो सारी अंतस्त्रावी में, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइन बॉडी, थायराइड, थाइमस, एड्रीनल, ओवरी और टेस्टस ग्लैंड। ओके, देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। ओके, अंतस्त्रावी में हमने पढ़ा थायराइड ग्लैंड जो है वो सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि होती है। ओके,
आगे दे रखी है यहाँ पे, ये ग्रंथियों के बारे में दिया गया है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यहाँ पे पिट्यूटरी और पीनल बॉडी, ठीक है। यहाँ पे गले में थायराइड अबटू ग्रंथि कहते हैं इसे, और पैरा अबटू पैराथायराइड, यहाँ पे ये थाइमस ग्रंथि। ओके, आगे आप यहाँ देख सकते हैं एड्रीनल, एड्रीनल है यहाँ पे अतिवृक्क ग्रंथि, इधर ये ओवरी अंडाशय और ये टेस्टिस वृषण, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनल बॉडी जो है ऊपर की तरफ है, थायराइड यहाँ पे गले के पास और पैराथायराइड भी, ठीक है। तो आप इन्हें देख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आगे देखिए, इससे रिलीजिंग मोचक व इनहिबिटरी यानी कि विरोधी प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। इसे अंतरस्रावी माध्यम मंडल का सर्वोच्च कमांडर भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ओके, ये भूख, प्यास, नींद, आनंद, तृष्णा आदि क्रियाओं को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। इसे सेल ट्रसिका भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से वृद्धि हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का अदर नेम क्या है? सेमोट्रोपिन, सेमोट्रोपिक हार्मोन। ओके, बचपन में इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति में बोनापन आ जाता है तथा इस हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति दानवाकार, मतलब अगर कमी है इस हार्मोन की तो बोनापन हो जाएगा, और ज़्यादा ही अधिक है तो क्या हो जाएगा? दानवाकार हो जाएगा, ठीक है। वैसे अवस्था में इस हार्मोन की अधिकता से हाथ पैरों की लंबाई असामान्य रूप से बढ़ जाती है, जिसे एक्रोमीगाली कहते हैं। इस हार्मोन की अधिकता से कभी कभी कुबड़ भी निकल आता है, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चपिंड, न्यूरोहाइपोफिसिस पोस्टीरियर लोब। इस पिंड से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक दूसरा है मतलब ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन है, इसे क्या कहते हैं? लव हार्मोन भी। ओके, सेकंड जो है वो है वैसोप्रेसिन या पिटरसिन या एडीएच, एंटी डायवर्टिक हार्मोन। ये हार्मोन जो है नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका से शरीर की आवश्यकता अनुसार जल को अवशोषित करता है। इस हार्मोन की कमी से मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मूत्रलता यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है पीनल बॉडी या शीर्ष ग्रंथि जिसे कहते हैं। तो ये देखिए क्या होती है, यह कोमा शेप के आकार की ग्रंथि होती है। इससे मिलेटोनिन हार्मोन निकलता है पीनल बॉडी से, जो त्वचा के रंग तथा उस पर तिल बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इंपॉर्टेंट, तिल बनाने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? पीनल बॉडी। यह ग्रंथि व्यक्ति के सोने जागने के चक्र तथा लैंगिक परिपक्वता का निर्धारण करती है, इसलिए इसे लैंगिक जैविक घड़ी यानी कि सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। इसे अक्रियाशील तीसरा नेत्र भी कहते हैं, पीनल बॉडी को। ओके, नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं अब। देखिए, इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अबटू ग्रंथि कहते हैं इसे हिंदी में। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन व्यक्ति की बीएमआर यानी कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट यानी कि आधारी उपापचय दर को नियंत्रित करता है। ओके, तो बीएमआर को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का या वृद्धि करने का काम कौन करता है? थायरोक्सिन। बीएमआर की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है। इस हार्मोन की कमी से क्या होता है? घेंगा या गलगंड रोग जो है हो जाता है, ठीक है, गाइटर। थायरोक्सिन का निर्माण जो है किससे होता है? थायरोक्सिन का निर्माण होता है आयोडीन से, ठीक है। यह ग्रंथि जो होती है तितली के आकार की होती है। जल में आयोडीन की कमी से मेंढक का बच्चा मेंढक में कायांतरित नहीं हो पाता है। मीन्स अगर जल में आयोडीन की कमी है तो जो मेंढक का बच्चा है वो बड़ा नहीं हो पाता है, मतलब वयस्क नहीं हो पाता है, उसमें जो है वो चेंज नहीं हो पाता है आयोडीन की कमी से। बच्चों को यदि थायरोक्सिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वह जल्दी से वयस्क बन जाता है। ओके, थायराइड के उपचार के लिए ली जाने वाली औषधियां कभी कभी एंटीजन की तरह पहचानी जाती है, जिससे थायराइड स्वयं को ही नष्ट कर लेते हैं। इसे थायराइड की आत्महत्या या हाशीमाटो का रोग भी कहते हैं। ओके, यह एक स्व प्रतिरक्षी रोग यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज है। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड। यह थायराइड पर 4 दानों के रूप में लगी होती है। इससे पैराथार्मोन निकलता है।
नामक हार्मोन निकलता है, इसे कॉलिप का हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन की कमी से होता है हाइपोकैल्सिमिक टेटेनी नामक रोग। किसका नाम, मतलब किस हार्मोन से? पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन से। ठीक है, बुढ़ापे में इस हार्मोन की अधिकता से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि छिद्रता रोग हो जाता है। अगला है थाइमस ग्लैंड यानी कि थाइमस ग्रंथि। इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है थाइमस ग्लैंड से? थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। और इस ग्रंथि में WBC विशेषकर टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का प्रशिक्षण होता है। ये ग्रंथि जो होती है वो 13 वर्ष की अवस्था तक अपना पूर्ण आकार ग्रहण कर लेती है और इसके बाद धीरे धीरे नष्ट होती हुई बुढ़ापे में एक तंतुनुमा डोरी के रूप में शेष रह जाती है। इसलिए इसे बुढ़ापे की ग्रंथि यानी कि एजिंग ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड, जिसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि में जो है 2 भाग होते हैं जिनसे हार्मोन निकलते हैं। फर्स्ट है कॉर्टेक्स, जिसे वल्कुट कहते हैं। इससे जो है समूह के रूप में हार्मोन निकलते हैं, जैसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड से कॉर्टिसोल और कॉर्टिकॉल, ठीक है, सॉल्ट, और ग्लूकोकार्टिसाइड से एलेस्ट्रोल, लिंग हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, इस तरीके के हार्मोन जो है निकलते हैं। फिर है मेडुला। मेडुला होता है मध्यांश। इसमें से होता है एड्रीनिल और एप्रिनेफ्रिन और नाइड्रेनिल और नाइप्रिनिफिन। ठीक है, आगे देखिए, एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति को संकटकालीन परिस्थितियों को सामना करने के लिए तैयार करते हैं। दौड़ के अंतिम क्षणों में कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रीनल हार्मोन निकलता है। इस ग्रंथि के हार्मोनों को 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F हार्मोन कौन से? फियर, फाइट और फ्लाइट। एड्रीनल ग्रंथि को 4S ग्रंथि भी कहा जाता है, मीन्स सॉल्ट, शुगर, सेक्स और स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरी। तो ये होती है मादा में, अंडाशय कहा जाता है ये। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये निकलता है। यह हार्मोन मादा को नर के प्रति आकर्षित करते हैं और यह हार्मोन मादा को सुंदर दिखने की भी प्रेरणा देते हैं। ओके, आगे है टेस्टस। नर में जो होता है वृषण। टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन जो है हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन नर को मादा के प्रति आकर्षित करता है। यह हार्मोन नर को सुंदर दिखाने की प्रेरणा देता है। ओके, आगे है पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय में जो है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं यानी कि इंसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है पाई जाती है, जिसमें 3 तरीके की सेल होती है जिनसे हार्मोन निकलते हैं। अल्फा सेल, बीटा सेल और जो है एस सेल्स होती हैं। ये होती है ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमाटोस्टेनिन। ठीक है, आगे देखिए, अग्नाशय की बी सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह यानी कि डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। सर्वप्रथम ज्ञात किया गया कि हार्मोन सेक्रोटिन या ग्रहिणी से निकलता है। मानव द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से तैयार हार्मोन कौन सा है? ह्यूमिलिन। मादा के मूत्र में HCG यानी कि ह्यूमन क्रोनिक ओनाडोट्रोपिन हार्मोन की उपस्थिति का पता लगाकर उसकी प्रेगनेंसी की जांच की जाती है। वृक्क से कौन सा निकलता है? रेनिन हार्मोन। किडनी से रेनिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट है कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। कंकाल जो होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। देखिए, बाह्य कंकाल में देखिए तो क्या क्या, हेयर, मतलब बाल, पंख, नाखून, सींग, खुर आदि। आंतरिक कंकाल में बोन और उपास्थ्या यानी कि अस्थियां और उपास्थियां, कार्टिलेजेस। अस्थि के बारे में पढ़ते हैं। अस्थि जो होती है वो Ca व फॉस्फोरस की बनी होती है, कैल्शियम व फॉस्फोरस की बनी होती हैं। इनमें ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं जो हैं पाई जाती हैं। अस्थियों में जो है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए। अस्थियों में हेन रशियन की नलिकाएं पाई जाती हैं। CaCO3 के जमाव के कारण अस्थियां कैसी होती है? शक्त व कठोर हो जाती है, अर्थात इनमें लचक नहीं पाई जाती। अस्थियों के अस्थि मज्जा में क्या होता है? बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है। अस्थियों के किनारों पर लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है जिसमें RBC का निर्माण होता है। अस्थियों के बीच में पीली अस्थि मज्जा पाई जाती है जिसमें WBC व प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है,
आगे देखिए उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, यह भी सीए व फोस्फोरस की बनी होती है और उपास्थि में एक निश्चित सीमा तक लचक पाई जाती है। उपास्थि में कॉन्ड्रियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं और उपास्थि में कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। कोशिका कौन सी? कॉन्ड्रियोसाइट और प्रोटीन कॉन्ड्रीन पाया जाता है उपास्थि में। ओके, नेक्स्ट है लिगामेंट यानी कि स्नायु, यह दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है? लिगामेंट। दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। फिर पेशी यानी कि मसल, यह अस्थियों से जुड़कर हमें गति प्रदान करती है। अत्यधिक शारीरिक श्रम के समय पेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है जिससे हमें थकान मीन्स फैटिग्यू होता है। ओके, नेक्स्ट है कंडरा मीन्स टंडन, यह पेशी को अस्थि से जोड़ने में सहायता करती है। पेशी को अस्थि से जोड़ने में, ठीक है, देखिए अस्थि जुड़ रही है तो वो लिगामेंट हो गया। ये पेशी को अस्थि से जोड़ रही है तो इसे कहते हैं कंडरा या टंडन। ठीक है, जैसे ये पेशी दिखा रखा है, ये अस्थि मज्जा था तो ये इससे जुड़ रही है तो एक यहाँ पे कंडरा हो गया। आगे देखिए अस्थि और पेशी में डिफरेंस। कुल संख्या जो होती है वो 206 होती है, बच्चों में ये 300 के आसपास होती है। और पेशी जो कुल संख्या होती है वो होती है 639। सबसे छोटी जो बोन होती है वो होती है स्टेपिस, जो कहाँ पे होती है? कान में होती है। सबसे बड़ी जो अस्थि होती है, सबसे बड़ी जो बोन होती है वो कौन सी होती है? फीमर, जो थाई में होती है। सबसे मजबूत जो बोन होती है वो कौन सी होती है? जबड़े की, जो मैंडेबल। ओके, सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? स्टेपेडियस, ये भी कान में होती है। सबसे बड़ी भी कान में होती है, सबसे छोटी भी कान में होती है। ओके, सबसे बड़ी जो है एक मिनट, सबसे बड़ी पेशी, ओके, सबसे बड़ी पेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस, ये भी थाई में होती है। देखिए उसमें भी जो है अस्थि भी देखे तो वो सबसे बड़ी जो है थाई में होती है और सबसे छोटी कान में होती है। और इसमें भी सबसे बड़ी जो होती है थाई में होती है जिसका नाम होता है ग्लूटियस मैक्सिम, और सबसे छोटी होती है स्टेपेडियस जो कि कान में ही होती है। सबसे लंबी जो होती है ये होती है सार्टोरियस, ये भी थाई में होती है। और सबसे मजबूत पेशी रचना किसकी होती है? जीभ की होती है। सबसे मजबूत अगर अस्थि की बात आई तो जबड़ा यानी कि जो मैंडेबल, और पेशी रचना की बात आई तो जीभ यानी कि टंग। ठीक है, आगे देखिए आंतरिक कंकालीय तंत्र के बारे में बताया है। ठीक है, अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल, जिसे एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन बोला जाता है। ठीक है, जो शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाला जो कंकाल होता है उसे बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल कहा जाता है। इसकी देखिए तो क्या क्या आता है इसमें आता है ये खोपड़ी हो गया, कशेरुकु दंड हो गया और उरोस्थि वगैरह दे रखी है। तो सिर में देखिए खोपड़ी, चेहरा, कान, कंठ, ये सारी किसमें आती है? एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। ठीक है, इसके अलावा उरोस्थि है, पसलियां हैं, ये सारी किसमें आती हैं? अक्षीय में। अनुबंधीय कंकाल में अगर बात करें तो इसमें देखिए अंश मेखला यानी कि पिक्टोरल क्रीडल, अंश फलक है स्कैपुला, और क्लेविकल है, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, पेल्विक ग्रिडल, फोर लिम्ब, परगंडिका और रेडियोल्ना कॉर्पल्स, ये सारी आती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि ये उपांगीय कंकाल में, ठीक है, अनुबंधीय कंकाल कह लीजिए। ठीक है, इसके अलावा ये आगे और भी देखिए कशेरुकु दंड वगैरह, गर्दन में, वक्ष में, कमर में। आगे देखिए मनुष्य की जो खोपड़ी होती है वो होती है डाइकोंडेलिक यानी कि द्विकंदीय होती है। जिराफ की गर्दन में कितनी हड्डियां होती है? 7 हड्डियां होती है। हाथी के पैरों में केवल क्या होती है? मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन के आधार पर जीव जो है 3 तरीके की होती है। एक होते हैं अमोनोलेटिक, यूरियोलेटिक और यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे अब हम। तो देखिए अमोनोलेटिक में अमोनिया यानी कि NH3, यूरियोटेलिक में यूरिया NH2CNH2 दे रखा है, और यूरिकोटेलिक में यूरिक अम्ल। अमोनोटेलिक जो होती है ये अत्यधिक विषैली होते हैं, ठीक है जीव, और यूरिटोलिक जो होते हैं कम विषैले होते हैं, और सबसे कम विषैले होते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, जल की आवश्यकता अधिक होती है अमोनोटेलिक को, इन्हें जल की आवश्यकता कम होती है यूरियोटेलिक, और जल की आवश्यकता जो सबसे कम होती है वो होती है यूरिकोटेलिक को। ठीक है, और आगे इसमें दे रखा है 4 mg या 100 ml होता है, 2 mg या 100 ml क्रिस्टल या रबू के आकार पर गड्ढी
गाढ़ी लई के रूप में। एग्जाम्पल इसके जलीय जीव है, इसका एग्जाम्पल देखें तो मनुष्य, गाय, भैंस एक्सेट्रा है। और यूरिकमल यानी कि यूरिकोटेलिक का जो एग्जाम्पल है वो है मृस्थलीय जीव, यानी कि सांप, छिपकलियां, कीट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये गुर्दे वगैरह के बारे में दिखाया गया है। आगे देखिए, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क, 2 मूत्र वाहिनी, 1 मूत्राशय तथा 1 मूत्र मार्ग सम्मिलित है। वृक्क में मूत्र को छानने के लिए फिल्टर लगे होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, एक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मूत्राशय में लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र एकत्रित किया जा सकता है। देखिए, यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा 300 mg से 100 ml तक होती है। किडनी रक्त में से यूरिया को अलग करती है, तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी गुर्दों में होता है। मूत्र में यूरिया की मात्रा 2 mg से 100 ml तक होती है, 2 ग्राम से। ओके, आगे रक्त से संबंधित रोग। रक्त में यूरिया की मात्रा सामान्य से बढ़ जाने से यूरेमिया रोग हो जाता है। रक्त में कैल्शियम ऑक्सीलेट यानी कि CaC2O4 के क्रिस्टलों के जमा हो जाने से पथरी, जिसे किडनी स्टोन कहा जाता है, हो जाती है। अस्थियों की संधियों पर यूरिक अम्ल के जमा हो जाने से उनका हिलना डुलना बंद हो जाता है, इसे गठिया रोग कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन में सूजन आने के कारण आरबीसी मूत्र के साथ छनकर आने लगती है, इसे मूत्र के साथ रक्त का आना या हीमेटूरिया रोग कहते हैं। मूत्र के साथ ग्लूकोज का आना क्या कहलाता है? ग्लाइकोसरिया रोग कहलाता है। मूत्र का संगठन देखिए, रंग कैसा होता है? पीला होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम वर्ण के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। गंध जो है इसमें से क्यों आती है? यूरिनॉइड के कारण। इसका पीएच होता है 6.0, 5.8 से 8.0 तक। जल होता है इसमें 96%, यूरिया होता है 2%। अन्य जो होते हैं वो होते हैं बेंजोइक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन फॉस्फेट। ठीक है, शौचालयों से अमोनियो की गंध आती है, जबकि ताजा मूत्र की गंध यूरिनोड के कारण आती है। फिर है प्रजनन तंत्र, मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर प्रजनन तंत्र के बारे में बताया गया, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, ओके, इसमें निम्न जनन संरचनाएं निम्नलिखित है। 2 वृषण यानी 2 टेस्टिस, 2 शुक्र वाहिनियां, 1 शुक्राशय तथा 1 सिसन। नर के द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या है? आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पर बालों की अधिकता होना, मांसपेशियों का बलिष्ठ होना और त्वचा का कठोर होना। आगे है वृषण यानी कि टेस्टिस। टेस्टिस में जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है, मीन्स स्पर्म का निर्माण होता है। नर में शुक्राणुओं का निर्माण जो है ये जीवन भर होता है। शुक्राणु जो होता है एक अगुणित कोशिका होती है, यानी कि हैप्लॉइड कोशिका होती है, जिसमें 23 गुणसूत्र जो हैं पाए जाते हैं। ओके, आगे देखिए, वृषण में अंतराली यानी कि इंटरस्टियल लीडिंग कोशिका के से नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकलता है। तो ये पूछा जा सकता है, तो टेस्टोस्टेरोन निकलता है। टेस्टिस में उपस्थित सेरोटोनिक कोशिका शुक्र पुओं को पोषण प्रदान करती है। वृषण शरीर से बाहर वृषण कोशों में स्थित रहते हैं। वृषण कोशों का तापमान शरीर के तापमान से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। पशुओं को सहज, सरल और पालतू बनाने के लिए वृषणों को काटकर शरीर से अलग कर दिया जाता है, इसे बधियाकरण यानी कि कास्ट्रेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है शुक्रवाहिनी। ओके, वासा डिफरेंशिया। शुक्राणु शुक्रवाहिनी के माध्यम से शुक्राशय में पहुंचते हैं। नर नसबंदी में शुक्रवाहिनियों को काटकर नायलॉन के धागे से बांध दिया जाता है, इसे नर नसबंदी या वेस्क्योटोमी भी कहते हैं। फिर है शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेस्क्याइल। शुक्राशय में वीर्य पदार्थ का निर्माण होता है। मनुष्य में एक बार मैथुन के दौरान 10 ml वीर्य निकलता है तथा 1 ml वीर्य में लगभग 10 करोड़ शुक्राणु होते हैं। अगला है सिशन। नर में मूत्र व जनन का मार्ग एक ही मार्ग द्वारा बाहर होता है। अगला है मादा जनन तंत्र, मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे देखिए, मादा के प्राथमिक लैंगिक लक्षण क्या है? इसमें निम्न संरचनाएं सम्मिलित होती है। 2 अंडाशय होती है, ओवरी, 2 अंडवाहिनियां होती है, 1 गर्भाशय यानी कि यूट्रस होता है, 1 योनि यानी मीन्स वेजिना होती है। ओके, मादा के अगर द्वितीय लैंगिक लक्षण देखिए तो आवाज का पतला और मधुर होना, दाढ़ी मूंछ का न आना, शरीर पर बालों की कमी होना, ओके, त्वचा का कोमल होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना और नितंबों का भारी होना। तो अंडाशय के बारे में पढ़ते हैं। अंडाशय में जो है किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। ओवरी में अंडाणु जो होते हैं अगुणित कोशिका होती है, इसमें जो है 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, टोटल देखें तो ये 46 होती है, लेकिन पेयर में होती है तो गुणसूत्र जो है वो 23 होते हैं। अंडाशय की
फोलिकल सेल से मादा हार्मोन एस्ट्रोजन निकलता है। परिपक्व पुटक कोशिका ग्राफिन फोलिकल कहलाती है। ग्राफिन पुटिका के फटने से अंडा बाहर निकलकर अंडवाहिनी में आ जाता है। अंडे के बाहर निकलने के बाद बची हुई ग्राफिन पुटिका यानी कि कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अंश में नष्ट होती हुई कार्पस ल्यूटियम कार्पस एलिकिन्स में बदल जाती है। नेक्स्ट है अंडावाहिनी यानी कि ओविडक्ट। अंडाणु व शुक्राणु का मिलन फेलोपियन बलिका में होता है। इस घटना को निषेचन मीन्स फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन की घटना से 46 गुणसूत्रों वाली एक कोशिका का निर्माण होता है जिसे जाइगोट यानी कि युग्मनज कहा जाता है। सभी जीवों ने अपने जीवन का प्रारंभ इसी एक कोशिका की अवस्था से किया है। अंडाणु का जो जीवन काल होता है वो 72 घंटे का होता है। फिर बात करते हैं गर्भाशय यानी कि यूट्रस की। तो युग्मनज में समसूत्री विभाजन से कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तथा यह गर्भाशय से आकर चिपक जाता है जिससे प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। इसी संरचना द्वारा विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। अप्रा द्वारा भ्रूण अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, अप्रा द्वारा जो है भ्रूण जो होता है वो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। वेजिना के बारे में बात करते हैं तो देखिए मादा में मूत्र व जनन के अलग अलग 2 मार्ग होते हैं। मादा की योनि पर एक घुंडीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्लाइटोसिस कहते हैं, जिसे नर के शिशन के समजात रचना माना जाता है। मादा नसबंदी में अंडवाहिनी को काटकर नायलॉन के धागे से बांध दिया जाता है। तो मादा नसबंदी को ट्यूबेक्टोमिक कहते हैं और वो हमने पढ़ाई था कि नर नसबंदी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए मासिक चक्र, रज चक्र या रजोस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बोलते हैं। एक मासिक चक्र जो होता है ये 28 डेज का होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो शुरुआती दिन होते हैं 5 दिन, वहाँ से जो है ब्लड निकलता है। ठीक है, मासिक चक्र के लगभग 14वें दिन अंडाशय से अंडा निकलता है जिसे अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन कहते हैं। मादा में पहली बार मासिक चक्र का होना क्या कहलाता है? रजोदर्शन कहलाता है। ठीक है, यह होता है 12 से 14 वर्ष की आयु में। और अंतिम बार जो मासिक धर्म होते हैं, जो लास्ट बार जो होता है उसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है यानी कि मेनोपॉज कहते हैं और ये होता है 45 से 50 वर्ष की आयु में। ओके, तो एक मादा में उसके पूरे जीवन काल में 400 से 450 अंडे बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र की। श्वसन जो होता है 2 प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके फेफड़े तक पहुंचाना तथा फेफड़ों में उपस्थित CO2 को वातावरण में मुक्त करना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। ओके, आंतरिक श्वसन की अगर बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो इसे कहा जाता है कोशिकीय श्वसन। आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। ATP होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, जंतु और पादप जो होते हैं वो श्वसन के दौरान O2 ग्रहण करते हैं तथा CO2 को मुक्त करते हैं। फिर बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की। पादप जो होते हैं वो CO2 को ग्रहण कर सूर्य के प्रकाश व पर्णहरित की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, तो ये बस यही दिखाया गया है। देखिए आगे बात करते हैं श्वसन के अंग दिए हैं। शरीर की सामान्यतः सतह से जो श्वसन लेते हैं वो कौन कौन से हैं? अमीबा, केचुआ और मेंढक। ठीक है, गलफड़े, कलम और गिल्स से कौन सांस लेता है? मछली। मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं? टैडपोल। ओके, श्वसनाल ट्रैकिया द्वारा जो है मच्छर जो होते हैं वो सांस लेते हैं। लंग्स द्वारा, फेफड़े द्वारा मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, बंदर, मेंढक आदि जो है ये लंग्स के द्वारा जो है सांस लेते हैं। ओके, लंग्स आप देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया गया है सी आकार के उपस्थिति के छल्ले, ये घाटी यानी कि ग्लॉइटस, ये ट्रैकिया श्वासनाल, ये श्वसनी दिखाई गई है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए श्वसन का मार्ग जो है ये दिखाया गया कि किस तरीके से श्वसन का मार्ग होता है। बाह्य नासा छिद्र से होके फिर नासापथ, आंतरिक नासा छिद्र, नासा ग्रसनी, फिर घाटी, फिर श्वासनाल, फिर श्वसनी में से। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे वायु कोपिका। तो ये क्या है? उच्छ्वसन यानी कि एक्सपीरेशन। मनुष्य में बायां व दायां फेफड़ा पाया जाता है। दायां फेफड़ा 3 पिंडों से व बायां 2 पिंडों से मिलकर बना होता है। फेफड़ों के आयतन व क्षमताएं दिए हैं। ज्वारीय आयतन यानी कि टिडल वॉल्यूम जो होती है निज श्वसन में 500 ml होती है, उच्च श्वसन में 500 ml होती है। ओके, अवशिष्ट आयतन यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम जो होती है वो होती है 1200 ml। लंग कैपेसिटी होती है 4600 ml। टोटल लंग कैपेसिटी होती है 46 प्लस 1200 5800 ml यानी कि 5 से 6 लीटर। फेफड़ों के आयतन व क्षमताओं को स्पाइरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, फेफड़ों के आयतन व क्षमता को स्पाइरोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं।
आगे देखिए, गैसों का परिवहन दिया गया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। O2 का जो परिवहन होता है वो होता है 97% हीमोग्लोबिन के द्वारा और 3% प्लाज्मा में घुलकर। और CO2 का जो परिवहन होता है वो 7% होता है प्लाज्मा में घुलकर, 23% हीमोग्लोबिन के द्वारा और 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ओके, तो ये थे बायो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर कुछ बच गया होगा तो वन लाइनर क्वेश्चंस जो करेंगे उनमें कर लेंगे, और उसको करने के बाद जो है MCQ भी ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करेंगे। 400 से 500 MCQ जो है यहाँ से करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, बायोलॉजी जो है हमारा कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।